Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी बीपीएससी 131 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके जून एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस पहले एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इनके आंसर्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या क्या पॉइंट्स को इंक्लूड करने वाले हैं। सेम वीडियो मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद हम और भी पार्ट लेकर आएंगे ताकि बीपीएससी 131 के पेपर की आपकी तैयारी काफी अच्छे तरीके से हो सके। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे आपका पहला जो क्वेश्चन है वो अधिकारों से क्या तात्पर्य है, यानी कि अधिकारों के बारे में है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ना आपको पता है एक चीज और मिल जाएगी, वो पता है क्या है, वो है हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। ठीक है, तो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ उनके फ्री पीडीएफ्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, सो उसके लिए आप हमारे चैनल्स को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको जो पीडीएफ है वो टाइम पे मिल सके। सो गाइस यहाँ पे आप देखिए मेरी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है कि अधिकारों से क्या तात्पर्य है, अधिकार दावों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखो दो चीजें आपको समझनी है। एक वर्ड है आपका अधिकार, जो कि इसने पूछा कि आप सबसे पहले बताइए कि अधिकार क्या होते हैं, और फिर आपको बताना है कि अधिकार जो होते हैं वो दावों से कैसे अलग होते हैं। तो अधिकार क्या है, तो अधिकार वे न्याय संगत मांगे या स्वतंत्रताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। क्या है अधिकार, अधिकार हमारी मांगे और हमारी स्वतंत्रताएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। इन्हें कानून, नैतिक मूल्यों या समाज द्वारा स्वीकृत मान्यताओं का समर्थन प्राप्त होता है। अगर कोई मेरा अधिकार है तो वो मेरा अधिकार मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये मेरा अधिकार है, तो मेरा जो अधिकार है उसे कहीं ना कहीं या तो वो कानून के द्वारा प्रोटेक्टेड होगा या फिर वो नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ होगा या समाज उसको स्वीकृति प्रदान करता होगा, तभी वो अधिकार बनता है। ठीक है, जो अधिकार होते हैं वो लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने में मदद करते हैं और उन्हें दूसरों या सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार से बचाते हैं। तो जो हमारे अधिकार होते हैं वो हमारी मदद करते हैं किस चीज में, कि हम जो है अपना जीवन सम्मान पूर्वक जी सके और दूसरा कोई हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार ना कर सके। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों को अपनी बात कहने, सुरक्षित रूप से जीने और व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, सो हमारे अधिकार क्यों जरूरी हैं, क्योंकि ये हमारी मदद करते हैं। अगर मेरे पास अधिकार ही नहीं होंगे तो मैं अपनी बात दूसरों से नहीं कह पाऊंगी, मैं समाज में सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी। तो लोकतंत्र में अधिकार सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। सो गाइज आपको समझना पड़ेगा पूरा का पूरा ये जो इंट्रोडक्शन है आपका अधिकार का है। जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो भी आपको पहले दे रखा होता है आप उसको पूरा ब्रेक डाउन कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पे अधिकारों से क्या तात्पर्य है आप पहले वो बताएंगे और इसके बाद अब हम शुरू करेंगे कि अधिकार और दावे कैसे दोनों अलग अलग होते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हर अधिकार एक दावा होता है लेकिन हर दावा एक अधिकार नहीं होता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है वो अभी आपको आगे उदाहरणों से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए अधिकार क्या है, तो अधिकार वे मजबूत और न्याय संगत होते हैं जिन्हें कानून, नैतिकता या समाज का समर्थन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास अधिकार है सम्मान से जीने का, मेरे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, मेरे पास समानता का अधिकार है, तो ये सब मैं कब कह पाती हूँ, क्योंकि मेरे देश का कानून, मेरे देश का संविधान मुझे ये प्रदान करता है। जो मेरे अधिकार है वो आधिकारिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और उन्हें संरक्षित भी किया जाता है। इसका क्या उदाहरण है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार जो होता है, शिक्षा का अधिकार का अर्थ है कि सरकार बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य होती है, तो ये शिक्षा का अधिकार हो गया। तो अब आप बोलेंगे कि मैम अधिकार तो समझ में आ गया, बहुत देर हो गई है, लेकिन क्लेम क्या होता है, फिर क्लेम को मैं कैसे समझूं और कैसे इसके बीच का डिफरेंस निकालूं, तो वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। दावे क्या होते हैं, तो देखिए दावे वे मांगे होती हैं जो व्यक्ति करता है लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो उचित हो या समाज द्वारा स्वीकृत हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति नौकरी की मांग करता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसका हकदार है तो ये एक दावा है। ठीक है, पर कानून तो इसे नहीं मानता ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे कि अगर कोई महिला ये बोले, चलो अभी आगे उदाहरण आएगा वहां से समझेंगे,
तो दावे अधिकार कब बनते हैं? देखो मैंने आज कुछ भी दावा किया, मैंने बोला कि मुझे ना ये मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है, तो ये मैं एक दावा कर रही हूं। लेकिन जब मेरी बात को वहीं पे सुप्रीम कोर्ट मानेगा, उसको कानून संविधान में संशोधन करेगा, ठीक है, या उसको कानून बनाएगा, तो मेरा जो दावा है वो क्या बन जाएगा? मेरा दावा बन जाएगा अधिकार। ठीक है, यहाँ पे इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि अधिकार क्या है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य का अधिकार को अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। ठीक है, यानी कि जो हमारा आर्टिकल 21 है वो क्या है? आर्टिकल 21 है हमारा राइट टू लाइफ। ठीक है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्वास्थ्य का जो अधिकार है ना वो राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो ये अधिकार है जिसे न्यायपालिका के माध्यम से लागू किया जा सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई नागरिक ये बोले कि मेरे पास जो है स्वास्थ्य का अधिकार है, तो मेरे को पार्क में फ्री जिम दो, हर एक पार्क में, तो ये उसका दावा है। तो क्या ये उसका अधिकार बन सकता है? जब बनेगा ना, जब सरकार कोई नीति बनाए ऐसी, उसको मान्यता दे, तब बनेगा। उससे पहले क्या रहेगा? वो उसका दावा रहेगा। वैसे ही एक महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। ठीक है, उसके लिए हमारा अधिनियम है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है, तो यहाँ पे महिलाएं, जो भी अगर महिला समान काम करती है वहीं पुरुष भी वही काम करता है, तो दोनों को सेम जो है पेमेंट मिलना चाहिए। दावा क्या है? यदि कोई महिला अपने कार्यस्थल पर पदोन्नति की मांग करती है, यानी कि उसको प्रमोट किया जाए, तो यह एक दावा है जिसे कानून मान्यता दे या ना दे आवश्यक नहीं होता। सो आई होप आप दावे और अधिकार के बीच का डिफरेंस काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके, अब हम यहाँ पे अपना दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको बीपीएससी 131 के गेस्ट पेपर्स को परचेज करना है तो आप लोग जो है हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरी स्क्रीन पे, ये हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी आप इस वाले पेज पे आ सकते हैं। अब अगर आपको अपना बीपीएससी 131 का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन में सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपने बीपीएससी 131 का गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ वो हम आपको फ्री में उसके पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, वहां पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगी। अब यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कहता है कि सुरक्षात्मक भेदभाव क्या होता है और वो समाज के वंचित वर्ग के हितों की रक्षा कैसे करता है। अब आप बोलेंगे कि भेदभाव तो समझ में आता है और भेदभाव तो हमें नहीं करना चाहिए, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सुरक्षात्मक भेदभाव करो। अब ये क्या नई चीज है, इसको हमें समझना होगा। सुरक्षात्मक भेदभाव का क्या मतलब होता है, हम पहले इसे समझेंगे, फिर हम इसको समझेंगे कि कैसे ये समाज में वो वर्ग जो वंचित हैं उनके हितों की रक्षा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि सुरक्षात्मक भेदभाव का मतलब है उन लोगों को विशेष सहायता या फायदे देना जो ऐतिहासिक अन्याय, गरीबी या सामाजिक बहिष्कार का सामना कर चुके हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, क्या है इसका मतलब? उन लोगों को विशेष सहायता देना। किन लोगों को? ठीक है, उन लोगों को विशेष सहायता देना जो पुराने समय में अन्याय को झेल रहे थे, गरीबी को झेल रहे थे, जिनका समाज में बहिष्कार का सामना कर रहे थे, जो कि हमारे हम देखते हैं कि हमारी बुक्स में लिखा रहता है सो कॉल्ड SC एंड STs के बारे में कि जो है सामाजिक बहिष्कार का वो सामना कर रहे थे। तो ये चीज है कि उन्हें आज हम क्या देखते हैं? उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, उन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। सेम टू सेम हम क्या देखते हैं? महिला, हम देखते हैं कि पुराने समय में जो महिलाएं थी वो सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रही थी। ठीक है, और उनको जो है समाज में आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। तो आज हम क्या देखते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है ताकि महिला जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सके, पुरुषों के वो बराबर आ सके। तो ये कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, ये क्या है? सुरक्षात्मक भेदभाव की कैटेगरी में ये आता है। अब कैसे ये उन लोगों के हितों की रक्षा करता है? जैसे कि आरक्षण, जब नौकरी में, शिक्षा में आरक्षण मिलता है SC STs OBCs को, तो उन्हें नए नए अवसर मिलते हैं। ठीक है, IIT UPSC सरकारी नौकरी में वो जा पाते हैं, उन्हें राजनीति में प्रतिनिधित्व मिलता है। हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, फिर कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई जाती हैं, छात्रवृत्ति देना, उन्हें फ्री में कोचिंग देना, इससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हें कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सुरक्षात्मक भेदभाव किसी एक समूह को अनुचित लाभ देने के लिए नहीं, बल्कि गहरे और जड़ित असमानताओं को दूर करने का प्रयास है। तो पुराने समय से हम क्या देखते हैं कि ये लोग जो है असमानताओं को झेलते आए हैं।
अब इन असमानताओं को दूर करने के लिए आज सरकार रिजर्वेशन देती है ताकि वो लोग भी दूसरों के बराबर आ सकें। तो ये आपका सुरक्षात्मक भेदभाव के अंतर्गत आता है। इसके बाद पार्ट 2 में हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।